हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मुख्य परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 2 के जीएस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो जीएस क्वेश्चन सेट नंबर 2 का, और सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया। लिखित संविधान यानी क्वेश्चन यह है कि लिखित संविधान सबसे पहला किसका, लिखित संविधान का अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म लिया, यह पहला क्वेश्चन है हम लोग का टेस्ट सीरीज नंबर 2 का। तो पहला क्वेश्चन है सेट 2 का जीएस का पहला क्वेश्चन कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया, या कहां का लिखित संविधान पहला, तो यूएसए, और वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये बी ऑप्शन पर है। तो आंसर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बी, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी लिखित संविधान कहां से शुरू हुआ, लिखित संविधान का अवधारणा कहां से, यह सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का, तो यूएसए का। देखिए एक चीज यहां पर और कि किस देश के संविधान जो है, किस देश का संविधान जो है वो अलिखित है, तो वो ब्रिटेन का। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में आप क्या अंतर समझते हैं। लिखित संविधान, अगर संविधान क्या है, तो किसी भी देश के शासन संचालन के लिए आवश्यक नियमों का जो एक संग्रहित रूप है वो उस देश का संविधान है। तो नियम जो होगा वो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ रहेगा ही। तो फिर अलिखित संविधान क्या है और लिखित संविधान क्या है। वैसा संविधान, किसी देश का वैसा संविधान जिसको बनाने के लिए पृथक संविधान सभा की जरूरत नहीं पड़ी, यानी जिस देश का संविधान किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं है उसे अलिखित बोलते हैं। और जिस संविधान को बनाने के लिए पृथक रूप से एक संविधान सभा का गठन किया गया, या जो संविधान किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित हुई हो, उसे लिखित संविधान कहेंगे। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इसलिए कि वहां राजतंत्र के रहते हुए ही प्रजातांत्रिक विशेषताएं स्थापित हुई। वहां संविधान बनने के पहले संसद का उद्भव हुआ, और समय समय पर संसद से जो कुछ भी पारित होता गया वही उसके संविधान का रूप ले लिया। अलिखित का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब ऐसे ही भर्बल है, मौखिक है, ऐसा नहीं है, वो भी लिखा हुआ, लेकिन उसको अलिखित संविधान कहते हैं क्योंकि वो टाइम टू टाइम संसद से पारित नियमों से तैयार हुआ है। और लिखित संविधान जिसको बनाने के लिए पृथक संविधान सभा का गठन हुआ। तो सबसे पहले लिखित संविधान किसका, यूएसए का, और पहला क्या आंसर बी। और हमारा भी संविधान क्या है, लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान का भी निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में हमारा संविधान सभा द्वारा तैयार हुआ। हमारा 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक हमारे संविधान के बनने में समय लगा। तो हमारा संविधान भी एक संविधान सभा द्वारा तैयार हुआ है, इसलिए लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान किसी संविधान सभा द्वारा नहीं तैयार किया गया है, इसलिए अलिखित संविधान है। और सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का, या लिखित संविधान का अप्रोच सबसे पहले कहाँ, तो यूएसए का। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसलिए पहला का आंसर आपका बी हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में संविधान सभा के तहत विभिन्न समितियों का गठन हुआ था। संविधान निर्माण के क्रम में अलग अलग काम के लिए विभिन्न समितियों का गठन हुआ था, और उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति जो है
वो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और उनके अलावा भी उस समिति में कुछ लोग थे। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के साथ कुल कितने लोग थे, अध्यक्ष के सहित अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने लोग थे, तो कुल 7 लोग थे, यानी एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। तो प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। और आपको मैं यहां पर बताऊं कि ये प्रारूप समिति में कौन कौन थे। अध्यक्ष तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, याद है कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा उसमें कौन कौन सदस्य थे, इस तरह का क्वेश्चन पूछना शुरू हो चुका है। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, जैसे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णाचारी, मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, BL मित्तर और DP खेतान। तो ये 6 नाम हमने रखा, जो अंबेडकर साहब के अलावा जो 6 लोग थे वो 6 नाम आपके एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। तो 6 नाम वो आपको याद रखना होगा। और एक चीज आपको यहां पर यह भी याद रखना होगा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारूप समिति के कौन 2 सदस्य के जगह पर फिर उनके जाने पर दूसरे लोगों को लाना पड़ा। उसमें एक BL मित्तर, और BL मित्तर के जगह पर आपके N माधव राव हुए, और DP खेतान की मृत्यु के बाद उनके जगह पर TT कृष्णाचारी हुए। TT कृष्णाचारी, एक अल्लादी कृष्णाचारी थे वो अलग है, एक TT कृष्णाचारी। तो 2 लोगों के जगह पर 2 लोग चेंज हुए, 2 लोगों की जगह पर दूसरे आए। DP खेतान साहब की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी और BL मित्तर के स्थान पर N माधव राव। तो ये भी नाम याद रखना है कि किनके स्थान पर कौन आए। ये 2 लोग, जो 2 लोगों के स्थान पर दूसरे लोग आए, तो कौन 2 लोगों के स्थान पर और कौन आए, ये याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेमिंग शुरू हो चुका है। अब अध्यक्ष सबको जानता है, कितने लोग थे ये भी अब जान जाओगे, ये भी आसान होगा कि भाई 7 लोग थे, लेकिन इस 7 का नाम और उनमें 2 लोगों के जगह पर जो दूसरे आए उनका नाम। तो फिर से 2 लोग में ये आपके एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, तो उसको आप देखेंगे। तो DP खेतान के जगह पर TT कृष्णाचारी और BL मित्तर के जगह पर N माधव राव, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर का हम लोग का आंसर क्या हुआ, A। कुल 7 हो गए, तो दूसरा का आंसर हमारा A हो रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर A बन रहा है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है। तो भारतीय यानी क्वेश्चन हमारा यह है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, या भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसका क्या अर्थ रिफ्लेक्ट होता है, क्या इसका अर्थ दिखता है। इसमें ऑप्शन है, देखिए इसको ऑप्शन पढ़ करके इसमें कोई एक अवधारणा पर कोई एक फैक्ट याद करने से नहीं होगा, कोई एक लाइन याद करने से नहीं होगा। इसमें ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए। सभी नागरिक कानून के सामने समान है। तो सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ये तो समता के अधिकार का चीज है। ये धर्मनिरपेक्षता का कोई मतलब, दूसरा उसका मतलब देश का, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। चलिए ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, ये कोई धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ये बात नहीं हुई। और सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, ये भी धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है। तो इन 4 ऑप्शंस में धर्मनिरपेक्षता या भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको ज्यादा प्रतिबिंबित करने वाला, रिफ्लेक्ट करने वाला जो आपका ऑप्शन है वो है बी, यानी देश का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म नहीं है, किसी धर्म के आधार पर यह नियम कानून नहीं है, कोई ये राजकीय धर्म नहीं है। ये आंसर सही होगा। और इस तरह से तीसरा का आंसर बी, तीसरा का आंसर हमारा बी। देखिए हमने कहा, आपको सजेशन दिया कि आप इस क्वेश्चन को, धर्मनिरपेक्षता की बात वाला क्वेश्चन जब हो तो ऑप्शन जरूर पढ़िएगा।
और उससे फिर आप एक एक छांटते हुए आप जाइएगा जो सबसे सुटेबल बता रहा हूं। ऐसे भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ यह होगा, भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण, समान आदर, समान आदर समान संरक्षण, शासन के द्वारा सभी धर्मों को समान आदर समान संरक्षण, ये भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। तो लेकिन हमने क्या कहा, ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे वो ऑप्शन में ये, लेकिन ये लाइन अगर कहीं हो कि राज्य द्वारा, शासन द्वारा सभी धर्मों को समान आदर समान संरक्षण, ये भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ बताता है। ये लाइन, सभी धर्मों को समान आदर समान संरक्षण। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन का एक अन्य नाम है विली विली, विली विली। तो ये चौथा का आंसर आपका बी हो रहा है, चौथा का आंसर बी। और पांचवा नंबर है, जैव उर्वरक कौन सा है? इसमें से कौन सा जैव उर्वरक है? ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स होगा वो उसमें कौन है या उर्वरक? तो यूरिया, सुपर फास्फोरेट, कंपोस्ट नहीं, एजोस्पाइरिलिस जो है ये जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक यानी प्लांट या जीव का जो उसमें उससे जो उर्वरक तैयार हो रहा है उसको जैव उर्वरक कहेंगे। और इस तरह से पांचवा का आंसर आपका ए हो रहा है। और छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो सेल होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। तो छठा का बी। और सातवां नंबर में हम लोग जाएंगे, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़े लेवल पर कब हुआ? अब राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज होना, यानी उसके पहले वो प्राइवेट रूप से थे, उनको गवर्नमेंट नेशनलाइज की, तो वो 1969 की बात है। 1969 में 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। फिर 1980 में 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 6 20 हो गया। फिर देखेंगे 1993 में एक जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, उसका विलय पीएनबी में हो गया। फलस्वरूप 19 नेशनलाइज्ड बैंक हो गए। लेकिन फिर से अब बैंकों का मर्जिंग हो रहा है, एक बड़े बैंक में छोटे बैंक को किया जा रहा है, जो रिसेंट का वो सब आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर है, यहां पर आप याद रखिएगा 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। फिर 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। और फिर 1993 में क्या होता है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में विलय हो जाता है, जिससे कुल 19 व्यावसायिक बैंक थे। लेकिन अब वो संख्या दूसरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से बैंकों का विलय दूसरे बैंक में हो गया, तो वो संख्या अब 19 नहीं कही जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन जो हम लोग का था वो ये था कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। तो सातवां का आंसर डी, सातवां का आंसर डी, सातवां का आंसर डी। और क्वेश्चन हो कि 1969 के बाद कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आंसर होगा 1980। और 1980 में कितने का? 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 का, तो जो सी में दिया हुआ है, आठवां का सी, आठवां का सी। आप जानते हैं गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जो दांडी मार्च से शुरू हुआ, जो नमक बना करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वो सब ऑब्जेक्टिव था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का था।
विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी संस्थाओं को छोड़ना, ये सारी बातें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वो ऑब्जेक्टिव्स वो सब थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को यहाँ बहुत सा नुकसान होना शुरू होता है। और ब्रिटिश सरकार भारतीयों से बात करने के लिए, भारतीय नेताओं से बात करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर यहाँ के वायसराय को कहा गया कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि को भेजने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तैयार करो, और गांधी जी से फिर इरविन की वार्ता होती है जो यहाँ वायसराय थे, और दोनों के वार्ता के बाद ये तय होता है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में, यहाँ गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी को यह प्रतीत हुआ कि यहाँ पर भारतीयों की समस्याओं के निदान के लिए बात नहीं हो रहा है, जबकि कांग्रेस को यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस अकेले भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं रखता है, और भी अलग अलग दल हैं और उनके अलग अलग मांग हैं। तो ये जो उजागर करने की बात दिखती है गांधी जी को कि ये दिखाना चाह रहा है, यानी कांग्रेस का स्ट्रेंथ वो नहीं है जिसकी कांग्रेस जिसको प्रोजेक्ट कर रही है। और ये बात समझ करके गांधी जी उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके गांधी जी भारत वापस आते हैं और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, जिसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी होती है और गांधी जी को पुणे के जेल में रखा जाता है। और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और उसमें दलित वर्ग के लिए आरक्षण की बात होती है, पृथक निर्वाचन का बात होता है, और इसके बाद फिर अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, जिससे वो अवार्ड जो मिला हुआ था दलित वर्ग को सरकार के तरफ से, उसको अंबेडकर साहब ठुकरा करके फिर कांग्रेस के तरफ से ये व्यवस्था दिया गया कि राजनीतिक भागीदारी कैसे मिले दलितों को, इसके लिए कांग्रेस अपने तरफ से व्यवस्था की, और इस समझौता को पूना पैक्ट कहते हैं। तो शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूं कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले की पृष्ठभूमि से लेकर के पूना पैक्ट तक की बात को एक टॉपिक में आपको देखना होगा। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पहले की पृष्ठभूमि, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि से लेकर के पूना पैक्ट 1932 तक के। यहां पर क्वेश्चन क्या है, गांधी निर्विरोध समझौता कब हुआ? तो 1931 में। यही क्वेश्चन आ जाता है, पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932 में। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में। अब 9वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। कंपनी तो ऐसे गठित हुआ था, लेकिन सरकार के तरफ से उसको अनुमति मिलती है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से अनुमति मिलती है 1600 में। ऐसे 1599 में ही उसकी स्थापना का बात होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 तत्कालीन जो महारानी वहां की एलिजाबेथ प्रथम के हस्ताक्षर से 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई ऑफिशियल रूप से। तो 9वां का आंसर सी हुआ। 9वां का आंसर सी हुआ। 9वां का आंसर सी हुआ 31 दिसंबर 1600। और उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन? एलिजाबेथ फर्स्ट। और उस समय भारत का शासक कौन? तो अकबर 1556 से 1605 तक। तो ये भी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, जबकि अकबर को इस कंपनी से, क्योंकि कंपनी अकबर के काल में भारत आई भी नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन आजकल पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह कौन था या कौन मुगल बादशाह था? भारत में कौन मुगल बादशाह था? तो अकबर। क्योंकि अकबर, अब यहाँ पर एक तरह से कोरिलेट कीजिए, मुगल बादशाहों का आप काल जान रहे हैं ये जांचने के लिए। तो 1556 से 1605 अकबर, तो अकबर हो गया। वही कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल जो आता है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, वो किसके दरबार में आता है, किसके काल में कंपनी भारत आती है? तब हो जाएगा जहांगीर। तब हो जाएगा जहांगीर। और वहां पर जब कंपनी यहां आती है तो वहां जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस किसका प्रतिनिधि बन के आया था? तब हो जाएगा जेम्स फर्स्ट। तो यहां पर याद रखना है, कंपनी की स्थापना के समय एलिजाबेथ फर्स्ट और भारत में अकबर। और कंपनी जब 1608 में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल आया तो उस समय ब्रिटेन की गद्दी पर जेम्स फर्स्ट और यहां पर जहांगीर। अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 10।
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं, तो कितने मौलिक अधिकार हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। तो 10वां का बी 6, 10वां का बी 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त था। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मूल संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। फलतः मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है, यानी उसका संख्या 5, 6, 7, 8, तो 6। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने 18 नवंबर 2019 को देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश रहे जस्टिस बोबड़े की नियुक्ति 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस रंजन गोगोई की जगह, ये भी सही है। प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बोबड़े का कार्यकाल 11 महीने का होगा। ये देखिए पूरी तरह से आपका करंट का क्वेश्चन है, और ये जैसा कि आंसर है, ये तीनों का तीनों कथन सही है। अब इसमें आपको यही याद रखना होगा ना कि करंट का ये क्वेश्चन है, एकदम डेट वाइज पूछ रहा है, तो डेट पर भी कंफर्म रखना होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आदमी यही जान रहा है कि भाई बोबड़े थे और उसके पहले रंजन गोगोई थे, और ये आप कह सकते हैं नवंबर में ये बने हैं, और फिर आप जिसको याद है कि 47वें है कि 48वें है कि 46वें है, तभी जाके कंफर्म होगा। तो ये पूरी तरह से आपका करंट का क्वेश्चन है। इसमें तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, और ये हमारे पब्लिक प्रकाशन के द्वारा जो ये क्वेश्चन इस तरह का जो फ्रेम किया गया है, ये एक तरह से उस करंट इवेंट जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेट से लेकर के सब चीज, उस पर आपकी नजर जाए, इस उद्देश्य से इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम्ड है। तो कमिंग एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और उस फैक्ट से रिलेटेड क्या क्या, उस फैक्ट से रिलेटेड, उस घटना से रिलेटेड कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको अरेंज किया गया है। तो इसमें तीनों का तीनों जो कथन है वो सही है। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो गया, 11 का ए हो गया, और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 12th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। ये भी आपका करंट का है, वो लद्दाख के लिए किया गया है। तो 12 का आंसर डी हुआ, 12 का आंसर डी हुआ, लद्दाख हुआ। और 13 नंबर जैर बोल्सोनारो वर्ष 2020 के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, अब तो हो चुके। और तो श्री बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन इस तरह से अब समझेंगे हम लोग कि 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि कौन रहे और वो कहां किस देश के हैं। तो कौन रहे? तो जैर बोल्सोनारो, और वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ब्राजील के। तो याद करना है, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो 2020 के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि हमारे रहे ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो। तो आंसर 13 का बी। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष 20 क्या है? तो 8 बीमारियों के बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित एक सघन अभियान, उसको सरकार ने ये नाम दिया है। तो 14 का आंसर ए, 14 का आंसर ए। और 15 नंबर आपका मैथ्स है, और बहुत टफ मैथ नहीं है। फिर आप देखिएगा 16 नंबर, 15 नंबर मैथ्स है, 16 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक आरबीआई किस सूची का है? केंद्रीय सूची का कि राज्य सूची का कि समवर्ती सूची का? तो आरबीआई केंद्रीय सूची का। भारतीय संविधान में शासन से संबंधित विषयों को 3 सूचियों में सूचीबद्ध किया गया है, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो रिजर्व बैंक किस सूची का है? तो केंद्रीय सूची का। तो 16 का आंसर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, डैश संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो आर्टिकल 249 भारतीय संविधान का आर्टिकल 249
संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि राष्ट्र हित में अगर संसद को यह लगे कि राज्य सूची के विषय पर भी नियम बनाने की जरूरत है, राज्य सूची के किसी विषय पर देश में एक यूनिफॉर्म नियम होने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी संसद द्वारा नियम बनाने की जरूरत अगर हो तो संसद ऐसा कर सकती है। यह आर्टिकल 249 से संसद को यह अधिकार है राज्य सूची के विषय पर भी नियम बनाने का। और ये तब होगा, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि किसी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के द्वारा नियम बनाने की आवश्यकता अगर महसूस हो रही हो तो इस तरह का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहां आएगा? तो इस तरह का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में आएगा। तो यही क्वेश्चन, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि डैश संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है, तो कौन दे सकता है? राज्यसभा। अगर राज्यसभा से ये पारित होता है ये प्रस्ताव कि राज्य सूची के उस विषय पर राष्ट्रहित में नियम बनाने की जरूरत है, अगर ये पारित होता है तब ये संसद को अधिकार मिल जाता है कि उस विषय पर, राज्य सूची के उस विषय पर नियम बना दिया जाए। तो 17 का आंसर डी होगा। 17 का आंसर डी होगा राज्यसभा। 17 का आंसर डी होगा राज्यसभा। और यह अधिकार राज्यसभा को कहां से मिला हुआ है? आर्टिकल 249 से। आर्टिकल 249 से। अब है 18 नंबर क्वेश्चन। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि कहा जाता था। तो गैर ब्राह्मणों के पास जो भूमि होता था चोल प्रशासन में, चोल काल में, तो चोल काल में गैर ब्राह्मणों के पास जो भूमि होता था उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मदेव बोलते थे, देवदान बोलते थे, सालभोग बोलते थे, वेलना बगाई बोलते थे। तो गैर ब्राह्मणों के पास जो जमीन था उसको बेलन बगाई बोला जाता था। तो ये, और ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उसको ब्रह्मदेव भूमि बोला जाता था। और मंदिर के लिए जो भूमि गवर्नमेंट देती थी, मंदिर के नाम से जो भूमि अलॉटेड था उसको देवदान बोला जाता था। और विद्यालय के लिए, शिक्षण संस्थानों के खर्च चलाने के लिए जो भूमि अलॉटेड होता था उसको शालभोग बोला जाता था। और गैर ब्राह्मणों के पास, किसानों के पास जो भूमि होती थी उसको बेलन बगाई बोला जाता था। तो 18 का आंसर ए हुआ। 18 का आंसर ए। और 19 नंबर क्वेश्चन, शेर खान ने डैश को चौसा और बिलग्राम में हराकर, यह आसान है, शेर शाह किसको हरा करके किसको हराया चौसा और बिलग्राम में 1539 और 1540 में? तो हुमायूं को। हुमायूं मुगल का दूसरा बादशाह हुआ और हुमायूं 1530 से 40 तक आराम से शासन किया। लेकिन 1539 में हुमायूं को शेर शाह चौसा के युद्ध में डिफीट दिया, वहां से हुमायूं को भागना पड़ा, फिर जान बचाना पड़ा। और हुमायूं को, चौसा के युद्ध से हुमायूं जब मैदान से भागा तो उसको बचाने वाला एक व्यक्ति था निजाम, जो भिश्ती था, पानी ढोने का काम करता था। फिर दूसरे साल ही शेर शाह अंतिम रूप से हुमायूं को पराजित करता है 1540 में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में। और उसके बाद हुमायूं को ईरान तक भागना पड़ा और हुमायूं फिर से अपनी गद्दी पर आने का प्रयास करता रहा। और शेर शाह के मृत्यु के 10 वर्ष के बाद तक वो नहीं आ पाता है, 10 वर्ष के बाद आ पाता है। तो 1540 में जो हुमायूं की गद्दी चली गई, तो फिर हुमायूं अपनी गद्दी को प्राप्त करता है 1555 में। 1555 में हुमायूं अपनी गद्दी को फिर वापस पाता है। और 1556 में हुमायूं का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं शेरमंडल लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर करके मर जाता है। तो लाइब्रेरी, ये भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के मरने वाला मुगल बादशाह या भारत का कोई शासक कौन? तो लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के मरने वाला हुमायूं हुआ 1556 में। और एक चीज और, हुमायूं को मैन ऑफ लाइब्रेरी भी कहा जाता है। किताबों से उसको बहुत लगाव था, वो कहीं जाता था तो साथ में बहुत किताब लेके जाता था। हुमायूं को मैन ऑफ लाइब्रेरी भी कहा जाता है। तो सीढ़ी से, लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के मरा हुमायूं। उसी तरह से पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिर के मरा कुतुबुद्दीन ऐबक। और स्टेज मंच से गिर करके मरा गयासुद्दीन तुगलक। तो ये समान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी। तो शेर खान ने किसको हराया? तो हुमायूं को। आंसर हो गया
19 का आंसर हो गया बी, 19 का आंसर हो गया बी, 19 का आंसर हो गया बी। अब है 20 नंबर क्वेश्चन, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती हो तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति, क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा इसका लैंग्वेज देखिए। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, यहां से जो क्वेश्चन होता है मैं समझा रहा हूं, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से चलती है, एक समान वेग से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। एक समान वेग से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। एक समान वृत्ति, अगर एक समान से जा रहा है, एक समान चाल से भी चल रहा है, यहां देखिए इसको चाल अगर कहते जाए, एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो एक समान चाल से चलती है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए 20 का सी कर दीजिए। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेमिंग यहां पर समझना है कि वृत्तीय पथ पर, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय पथ पर अगर एक समान चाल से भी जा रहा है, यानी चाल में अंतर नहीं हो रहा, आप चाल समझ रहे हैं ना, चाल हो गया आपका अदिश हो गया, यानी दूरी बटे समय, चाल हो गया, और वेग जब करेंगे तो विस्थापन बटे समय। तो यहां जब एक समान चाल से भी चल रहा है ना, तो उसमें वेग की बात होगी, भले दूरी की बात हो, लेकिन ये हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। चाल एक ही है, लेकिन हर पॉइंट पर जब डायरेक्शन चेंज होगा तो इस एक समान चाल से चलने वाले, इसको हम लोग वेग कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसके चाल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए ये वेग होगा, ठीक है। तो यहां पर 20 का आंसर सी, 20 का आंसर सी। इसमें क्वेश्चन का थोड़ा लगे, आप सीधे ये समझिए कि समान चाल से चलने के बाद भी अगर सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसके उस चाल को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, वो वेग हो गया। एक समान है लेकिन वो वेग, क्यों? क्योंकि हर बिंदु पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर बिंदु पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और उसके साथ डायरेक्शन भी निरूपित हो रहा है। जैसे अगर हम लोग बात कर दें कि कोई वृत्तीय पथ पर 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रहा है, हर सेकंड के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन वृत्तीय पथ पर है इसलिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि हर बिंदु पर इसके ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेग होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। और 21 नंबर, सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए कौन सी भारत का दूसरा, क्वेश्चन हमारा सीधा ये है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार, सिविल अवार्ड कौन है, सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन है, ये पूछ रहा है। दूसरा नागरिक सम्मान भारत के द्वारा दिए जाने वाला कौन है, तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, और दूसरा कौन है तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण भी दिया हुआ, परमवीर चित्त, पद्म भूषण भी नागरिक अवार्ड है, सिविल अवार्ड है, लेकिन उससे ऊपर होता है पद्म विभूषण, और सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, और परमवीर चक्र जो है वो सैन्य पुरस्कार है, सैन्य अवार्ड है, वो नागरिक अवार्ड नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा सी, 21 का आंसर हो जाएगा सी, पद्म विभूषण। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, अंकित में कथनों में से कौन सा कथन सही, उपन्यास, एंसिलरी, जस्टिस। देखिए इसमें बहुत अलग अलग रेफरेंस में राइटर का नाम अलग अलग मिलता है, कि यहां पर बहुत से ऐसे बुक हैं कि जिसके दो दो, एक ही नाम से दो दो बुक है, इसलिए मैं इसमें जो सबसे, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सही किया जाए, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस में बुक का राइटर का नाम अलग अलग है, तो 22 में आप देखेंगे अगर ये कह दिया जाए कि निम्न में से कौन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है,
तो ये जो तीसरा तो मिशन अर्थ का एल रोन हवर्ड है ही, लेकिन यहां एंसिलरी जस्टिस का बहुत से सोर्स में एन लेकी देता है, और उपन्यास एयर का जीन ऑफ रेमन देता है। तो इस तरह से दोनों सही नहीं होगा, लेकिन किसी किसी सोर्स में दिया हुआ भी है। तो ये स्पष्ट रूप से 1 और 2 सही नहीं है, स्पष्ट रूप से 3 सही है, और ऑप्शन केवल 3 सही वाला तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सुधारिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है, यानी 3 सिर्फ सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। 22 का आंसर ए हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है, यानी सार्क का सदस्य इसमें कौन नहीं है ये। और सार्क में कुल कितने देश हैं, तो सार्क में कुल 8 देश हैं, 8 देश हैं। तो सार्क के 8 देश में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। सार्क के 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है 8वां सदस्य देश है। अफगानिस्तान जो है 8वां सदस्य देश है, सबसे बाद में ये जुड़ा है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा इस सार्क का मेंबर नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है, तो 23 का आंसर डी, 23 का आंसर डी। तो सार्क के 8 देशों का नाम याद रखना है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई। सार्क के 8 देशों का नाम याद रखिए, फिर वो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन नहीं है, तो म्यांमार। फिर जीएस का क्वेश्चन आप देखेंगे, इधर रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन लगातार है, और फिर जीएस का क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। 33 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है, तो नहीं आता है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्नों की सूची में नहीं है, और महारत्नों की सूची में नहीं आता है। कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसमें महारत्नों की सूची में कौन नहीं आता है, तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसमें थोड़ा सा कीजिएगा, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नहीं है, ये कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में पेट्रोलियम लिख दिया गया है, उसको एरोनॉटिक्स कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 33 का सी। और ये महारत्न का जो भी नाम है उसको आप एक जगह याद करना होगा, लिख करके देखना होगा, तभी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि अभी महारत्न की सूची में कौन कौन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, किस देश से भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, तो आयरलैंड से लिया गया है। 34 का सी हो गया। और 35 नंबर क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अधिकार परीक्षा। तो देखिए 5 तरह की रीटें जारी होती हैं, 5 तरह की रीटें, मौलिक अधिकार की रक्षा से संबंधित 5 प्रकार की रीट है। अधिकार परीक्षा जिसको अंग्रेजी में को वारंटो कहेंगे, परमादेश जिसको मैंडमस कहेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैवियस कॉर्पस कहते हैं, और प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण जिसको सेटियोरेरी कहते हैं। ये 5 रीट है। अब इसमें से है कि एक रीट जो अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा किस अधिकार से पद धारण किए हो। कोई भी अगर पद पर आसीन है, किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है, किसी सरकारी पद पर आसीन है, दूसरा व्यक्ति ये बोलता है वो पद मुझे होना चाहिए था, मेरी सीनियरिटी थी, मेरा चांस था और इनको बनाया गया है, तो इस तरह का मौलिक अधिकार हनन का मामला जब रीट के रूप में जाता है तो ऐसे रीट को अधिकार परीक्षा रीट कहते हैं, अधिकार परीक्षा रीट कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में को वारंटो रीट कहेंगे। और इस
ये जितने भी रीड्स हैं उसके अंग्रेजी नाम भी आपको जानना होगा, क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी नाम के को ही हिंदी में भी पूछ देता है। तो को वारंट हो तो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा से कोर्ट किसी पद पर आसीन व्यक्ति से यह पूछती है कि आप किस अधिकार से पद धारण किए हो, यह स्पष्ट करो न्यायालय के सामने। तो अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, किस अधिकार से। तो 35 का आंसर सी, 35 का आंसर सी। और 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 में अब हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो ऊष्मा का अवशोषण सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, और जो पृथ्वी के सराउंडिंग में जो एडिक्वेट टेम्परेचर बना रहता है, इसमें सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका ए हो गया, 36 का ए। और 37 है, निम्नांकित में कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, सदिश नहीं है यानी वेक्टर नहीं है। तो त्वरण, बल, संवेग और विद्युत धारा। तो आप इसमें 37 का बी करो, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सदिश नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट जो है सदिश, विद्युत धारा सदिश नहीं है, तो बी हो गया। और 38 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। वो शरद पवार जो एनसीपी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये फैक्ट 1999 में। और 39 नंबर क्वेश्चन है, 1918 में महात्मा गांधी के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो कहां खेड़ा, कहां पर खेड़ा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व खेड़ा आंदोलन का दिया गया, वो किस राज्य का, तो गुजरात का। खेड़ा भी, बारदोली भी, ये सब गुजरात का। और 40 नंबर क्वेश्चन है, यानी खेड़ा गुजरात। और 40 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की जिस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था, उनका नाम क्या था। तो रुद्रम्मा देवी। और ये अपने को रुद्रदेव महाराज के नाम से गद्दी पर आई, और वो गद्दी पर आने पर अपने को रुद्रदेव महाराज कहीं। तो रुद्रम्मा देवी, काकतीय, वारंगल के काकतीय ही बोला जाता है। काकतीय वंश में गद्दी पर आने वाली एक स्त्री, वो रुद्रम्मा देवी, जिनको रुद्रदेव महाराज भी कहा गया, या उन्होंने अपने को रुद्रदेव महाराज कहा। तो 40 का आंसर ए, वारंगल के काकतीय वंश की महिला शासिका, तो रुद्रम्मा देवी, और जिनको रुद्रदेव महाराज। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, काकतीय वंश, वारंगल के काकतीय। तो काकतीय के संस्थापक कौन। काकतीय के संस्थापक बेता प्रथम, बेत प्रथम, काकतीय वंश का संस्थापक वारंगल के काकतीय। और उसी के समकालीन इधर देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय। कल्याणी के चालुक्य का जो क्षेत्र था वो दो वंशों में टूटता है, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय। और उसी समय साउथ में आपको मदुरा का पांड्य और द्वार समुद्र का होयसाल, ये चार वंश मुख्य रूप से, चार साम्राज्य मुख्य रूप से साउथ में उस समय थे, वारंगल के समय। तो और फिर देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय का विलय दिल्ली सल्तनत में हुआ। देवगिरी के यादव का विलय हुआ खिलजी काल में, और काकतीय का हुआ तुगलक काल में। तो काकतीय वंश की किस रानी ने शासन किया, तो रुद्रम्मा देवी। तो आंसर ए हो गया। और 41 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो संभव्य संसाधन, यानी संभावना है कि लद्दाख में यूरेनियम है। तो 41 का सी, यह संभावना के आधार पर जो हमने खोजा वो है, तो ये हो गया संभाव्य संसाधन। तो 41 का सी। फिर 42, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होकर परावर्तन को कहते हैं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब चिकना है तो वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन कहेंगे, रेगुलर। तो 42 का ए होगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया, वो अशोक ने कराया। और सांची कहाँ, एमपी में, और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है।
यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत, विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया। और 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, साझा नहीं करता है? तो सिक्किम का सीमा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का सीमा किसके किसके साथ लगता है? एक बार आप मैप में देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, बांग्लादेश के साथ सिक्किम की सीमा नहीं है। ये नेपाल, भूटान, चीन के साथ उसकी सीमा है, बांग्लादेश के साथ उसकी सीमा नहीं है। और सिक्किम की सीमा भारत के अन्य किस राज्य से मिलती है? सिक्किम हमारा एक राज्य है, लेकिन भारत के अन्य किस राज्य की सीमा सिक्किम राज्य से मिलती है? तो सिर्फ एक राज्य की सीमा सिक्किम के साथ मिलती है, वो पश्चिम बंगाल। सिक्किम की सीमा भारत के किस राज्य से मिलेगी, किस अन्य राज्य से मिलेगी? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में रखते हैं? तो ये रेप्टाइल्स हैं, यानी रेप्टालियन है। तो सरीसृप वर्ग, सरीसृप जो रेंग के चले उसको सरीसृप वर्ग में, तो आपको 45 का सी। और 46 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तनाव मापी, उसको ऐसे टेंसियोमीटर कहते हैं, टेंसियोमीटर। तो जल तनाव, मृदा में कितना वाटर टेंस है, इसको मापने के लिए तनाव मापी टेंसियोमीटर होता है। और 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विषय है? यानी आत्मा अमर है, एक के बाद दूसरा शरीर में ये गमन करता है, दूसरा जन्म होता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है। ये किसका विचार है? संगीता का, अरण्य का, ब्राह्मण का, उपनिषद का? तो ये उपनिषद का है। तो 47 का डी। और 48 नंबर क्वेश्चन है, अलवार कौन थे? अलवार तो दक्षिण भारत में विष्णु की प्रधानता मानने वाला या मानने वाले लोगों को अलवार कहा गया, और भगवान शिव के उपासकों को नैनार कहा गया। तो साउथ में अलवार संत और नैनार संत। तो विष्णु के उपासक अलवार, भगवान विष्णु के उपासक अलवार और भगवान शिव के उपासक नैनार। ये याद रखिएगा, बहुत बार जीएस में ये हम देख रहे हैं अलवार नैनार का क्वेश्चन आया हुआ। तो भगवान विष्णु के उपासक अलवार और भगवान शिव के उपासक नैनार। तो अलवार कौन थे? वैष्णव संत। तो 48 का बी। और 49 नंबर क्वेश्चन है, वाणभट्ट लेखक थे, वाणभट्ट की रचना तो पार्वती परिणय, कादंबरी और हर्षचरित। तो वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, हर्षचरित के साथ साथ पार्वती परिणय और कादंबरी भी उनकी रचना है। तो वाणभट्ट की रचना, ये जैसे पंचतंत्र दिया हुआ, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो 1 2 3 यहां दिख रहा है, वाणभट्ट की रचना 1 2 3, पार्वती परिणय, कादंबरी और हर्षचरित। और उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। तो 49 का आंसर ए हुआ। और 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, ऐसा नहीं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? भारत का मतलब हो जाएगा, लेकिन आप बात तो सब कुछ समझ रहा है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में। अरब आक्रमणकारी प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध क्षेत्र पर शासक अधिक आक्रमण किया। और उस समय सिंध का शासक दाहिर था, सिंध का हिंदू शासक दाहिर था। और उस समय सिंध की अधिकांश जनता बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, जबकि शासक दाहिर हिंदू धर्म का था। और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर आक्रमण किया, दाहिर को पराजित किया, इस क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा धन लूट करके ले गया। और दाहिर चूंकि अपने प्रजा में भी बहुत लोकप्रिय नहीं था, यह भी उसका एक कारण होता है उसकी हार का। तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम, सी हो गया, मोहम्मद बिन कासिम सी हो गया। और 51 का आंसर, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उनकी सेवा की? शाहजहां को उसका पुत्र औरंगजेब गिरफ्तार किया और शाहजहां को मुसम्मन बर्ज में जो किला था उसमें हाउस अरेस्ट कर दिया, मैंने उसमें उनको अरेस्ट करके रखा मुसम्मन बर्ज में। तो गिरफ्तारी या कारावास में
शाहजहां की देख रेख किसके द्वारा किया गया? तो उनकी पुत्री जहां आरा के द्वारा। तो शाहजहां का कैद में शाहजहां का देख रेख उनकी किस पुत्री ने किया या किस संतान ने किया? तो जहां आरा ने, जहां आरा। तो 51 का बी। और 52 में निम्नांकित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? वो अकबर द्वितीय, सेकेंड लास्ट किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का अंतिम दूसरा, यानी अंतिम से जस्ट पहले। तो सबसे अंतिम तो बहादुर शाह जफर, उसके पहले अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837। और अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को, राममोहन राय एक समाज सुधारक थे, राममोहन राय को राजा का उपाधि भी, राजा का उपाधि भी अकबर द्वितीय ने दिया था। समाज सुधारक राममोहन राय को राजा का उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था और उन्हें लंदन भी भेजा था। तो निम्नांकित में किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837। और इसलिए 52 का आंसर हो जाता है सी। और 53 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन आपका ऑप्शन है ए पर। तो 53 का आंसर ए होता है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा विषय शामिल है? भारतीय संविधान में 3 सूचियां, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसमें हम लोगों को खोजना है कि समवर्ती सूची में इसमें कौन है। तो समवर्ती सूची में श्रमिक संघ, कृषि, पथकर, मीडिया और मेले, ये 3 जो कृषि, पथकर, मीडिया, मेले, ये सब आपका राज्य सूची का चीज हो गया। और श्रमिक संघ जो है वो समवर्ती सूची का चीज है। अब आप जानते हैं केंद्रीय सूची पर नियम बनाने का अधिकार केंद्रीय विधायिका संसद को, उसको लागू करने का केंद्रीय कार्यपालिका को, राज्य सूची पर नियम बनाने, राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को, उसी तरह से समवर्ती सूची पर दोनों को। तो समवर्ती सूची में अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ सूची या उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय सूची, संघ सूची या केंद्रीय सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गया है सेंट्रल लिस्ट में। और राज्य सूची स्टेट लिस्ट में मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और जो वर्तमान में 52 हुए हैं। तो किस सूची की विषय, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए किस सूची की विषय कम हुई है, तो समवर्ती सूची की। आरंभ में समवर्ती सूची में कुल 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है, 61 है, जबकि दोनों सूचियों में विषय बढ़ा है। 97 से वो 100 हो गया, 3 बढ़ गया, और यहां 47 से 52 हो गया, समवर्ती में 5 बढ़ गया। तो वर्तमान में किस विषय में किस सूची का विषय घटा है, जो मूल रूप से था उससे घटा है, तो उसका है राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय घटा है, राज्य सूची का विषय घटा है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। और यहां क्वेश्चन है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन विषय शामिल है, तो वो हो गया श्रमिक संघ। आप अपने बुक में तीनों विषय, तीनों सूची और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है उसको एक नजर जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, इस तरह क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? भारत की संचित निधि से कौन सा खर्च नहीं उठाया जाता है? क्वेश्चन ये है। अब संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है, इसको आप देखेंगे। संचित निधि आर्टिकल 266 से, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 से। तो इसमें से कौन सा खर्च, हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खर्च संचित निधि से दे या दे नहीं है, संचित निधि पर भारित नहीं है? तो पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, संयोग सेवाएं, उच्चतम न्यायालय। तो पंचवर्षीय योजना पर जो खर्च होता है प्लानिंग पर, वो संचित निधि से नहीं दिया जाता है। 55 का आंसर ए हुआ। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे? क्वेश्चन सीधा सा ये है कि लोकसभा अध्यक्ष
अपने कार्यकाल के पहले अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। उसी तरह से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? अगर देना है तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। तो 56 का सी, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, एक गैप है, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? मालवा का पठार, हिमालय हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, और बीच में ये जो उत्तर भारत में बीच में जो ये एक तरह से मालवा का पठार। तो मालवा के पठार का ये जो मालवा है, मालवा के पठार का क्या पूछ रहा है? उत्तर पश्चिम सिरा कौन है? उत्तर पश्चिम मालवा के पठार का उत्तर पश्चिम सिरा का क्या है, या पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो ये अरावली है। यहां पर आपका अरावली है, अरावली। तो ये आपका ए हो गया। 67 का आंसर ए, 67 का आंसर ए हुआ, 67 का आंसर हम लोग का ए हो रहा है, अरावली। और फिर है अरावली, और ये थार का डेजर्ट जो है अरावली के वृष्टि छाया में, अरावली की उपस्थिति के कारण ही उधर बारिश नहीं हो पाती है, वो अरावली के वृष्टि छाया में जाता है। तो ये भी पूछता है थार डेजर्ट किसकी वृष्टि छाया में है? तो आप बोलेंगे अरावली के वृष्टि छाया में, रेन शैडो रीजन में। अब है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी, तो गंगा नदी में हम लोग जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा आकर के यहां से फिर गंगा तो देवप्रयाग में मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, तो ए हो गया। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा। तो ए 68 का आंसर ए, 68 का आंसर ए। वहां पर देखेंगे आप गंगोत्री है, गंगोत्री के बाद आपको यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, और फिर आप केदारनाथ, और फिर देखिएगा बद्रीनाथ। तो गंगोत्री से भागीरथी और बद्रीनाथ से अलकनंदा, बद्रीनाथ से अलकनंदा, और ये लोग आकर के मिलेंगे, ये दोनों धारा देवप्रयाग में। इसके पहले और भी बातें हैं, अलकनंदा में भी आके मिलने वाली अलग अलग धाराएं हैं। तो यहां तो सीधे पूछा है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा। तो 68 का आंसर ए, 68 का आंसर ए। और 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध आप समझ रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा, ये उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। और उष्ण कटिबंध में तापमान ज्यादा, सालों तापमान, और ज्यादा वर्षा, ज्यादा आपको ह्यूमिडिटी, तो और इस सब के कारण वहां जो वन होता है, वृक्ष होता है, वो सदाबहार रहता है, सालों एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, और उस वृक्ष की लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है, वो हार्ड वुड होगा। उष्ण कटिबंध यानी ज्यादा जहां पर तापमान ज्यादा हो, वर्षा ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तो वहां का सामान्य रूप से वहां की लकड़ी क्या होगी, वहां के वेजिटेशन की लकड़ी क्या होगी, वहां वनस्पति की लकड़ी कड़ी होगी। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से कहां मिलते हैं? तो केरल में, केरल में। तो आंसर होगा ए, आंसर होगा ए, 69 का ए। और फिर 70 नंबर में है, निम्नांकित में कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? कहां पर शहतूत के कीट पालन से होता है? क्या रेशम बनता है? तो ये कीट पालन, रेशम कीट पालन में सबसे आगे कौन है? तो कर्नाटक। तो 70 का बी, 70 का बी कर्नाटक। और 71 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो प्राकृतिक स्रोतों का उच्चतर वसा अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण, यानी प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्ल का सोडियम लवण के साथ जो मिश्रण है उसको लॉन्ड्री साबुन कहते हैं। तो 71 का ए हुआ। 72 लार की प्रकृति क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है? तो अम्लीय है, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू जो है वो 6.8 है, तो 7 के नीचे है, इसलिए अम्लीय है। तो लार की प्रकृति नेचर क्या है? तो अम्लीय, एसिडिक नेचर है। और
73 नंबर क्वेश्चन नंबर 73 जो है, गैसोलीन का पर्याय क्या है? पेट्रोल। गैसोलीन का पर्याय यानी सब्स्टिट्यूट क्या है? पेट्रोल। शरीर में फास्फोरस कहां पाया जाता है ज्यादा? तो बोन में और दांत में भी, बोन और यानी अस्थि और दांत में, अस्थि और दांत में। तो 74 का सी हो गया। और अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि। अम्ल वर्षा के लिए SO2 यानी प्रदूषण कारण वायु में SO2 की मात्रा की वृद्धि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारक है। और तो 75 का सी। और BCG टीके किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध, तो बी हो गया। और 77 है, कौन सा वायवीय और अवायवीय शोषण में समान रूप से काम करता है? समान रूप शोषण में समान है कौन? या तो एरोबिक या एरोबिक या इनऑर्बिक, ये दोनों तरह के रेस्पिरेशन में समान रूप से रहता है, तो वो है ग्लाइकोलिसिस। तो 77 का बी हुआ। 78 नंबर, जब केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसका क्या कहते हैं? तो प्रासरणी प्राघात, ए हुआ। और मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस तरह का दर्पण लगता है? उत्तल, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा सीधा बनाएगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। गाड़ी का पीछे से बैकलाइट अगर उल्टा प्रतिबिंब बना दे तो सीधा, इसलिए उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा, इसलिए ये 79 का बी हुआ। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा सदैव हवा में ऊपर उठता है। हवा में केवल तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। बात सही है कि ये ऊपर विस्थापित जो वो जिसको उसको जो हटाएगा हवा का, उस हटाएगा, ये आर्किमिडीज फॉर्मूला ही काम करेगा। जितना हटा रहा है उससे कम भार अगर इसका है तो वो क्या करेगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो 80 का बी। ऐसे आर्किमिडीज द्रव में ज्यादा, लेकिन यहां पर भी वो बात है। तो हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो, तब वो ऊपर उठेगा। जितना ही कम रहेगा उतना ऊपर जाएगा। अब है 81 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों में जनसंख्या घनत्व को अवरोही क्रम में, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिला में, उसके बाद किस जिला में, और वो क्रम आपका डी पर बन रहा है, यानी शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, यानी सबसे ज्यादा घनत्व शिवहर का, अवरोही में जाना है तो शिवहर का, जबकि छोटा जिला है लेकिन घनत्व ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व, उस आधार पर ये आपका डी सही होता है। तो 81 का डी। और 82 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नांकित में किसकी राजधानी थी? तो जो ऑप्शन दिया मीर कासिम। अंग्रेजों के साथ जब मीर कासिम का विवाद बढ़ता है और मीर कासिम फ्रांसीसियों के सहयोग से अपनी राजधानी मुंगेर में बनाता है, और मुंगेर में वो बंदूक बनाने का कारखाना, गोला बारूद बनाने का कारखाना भी डालता है। तो मीर कासिम का, तो 82 का ए मीर कासिम, और वह राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है। और 83 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारी सेटलमेंट का लागू, तो ये जमींदारी सेटलमेंट लागू करने का ये था कि उनको, आप जमींदारों से टैक्स, किसानों से जमींदार टैक्स लेगा और उसका एक हिस्सा उसको देना होगा, और वो बाकी 1/11 भाग जमींदारों को मिलता था, 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार को जमींदार जमा करते थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उनका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट सही ढंग से हो सके और उस पर कम से कम खर्चा, कलेक्शन में उनका कम खर्च है, यही मुख्य उद्देश्य था। तो ये 83 का सी कर दीजिए। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी भू राजस्व का उगाही, और भू राजस्व उगाहने में, भू राजस्व कलेक्ट करने में सरकार को कम भार आए, उस पर खर्च सरकार का कम आए, इसके उद्देश्य से वो परमानेंट सेटलमेंट यहां लागू किया था। 83, तो 3 तरह का सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। परमानेंट सेटलमेंट खास करके बंगाल क्षेत्र में, रैयतवाड़ी खास करके मद्रास क्षेत्र में, और महलवाड़ी ये पंजाब क्षेत्र में। ये 3 तरह का
लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था। परमानेंट सेटलमेंट रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, महलवाड़ी पंजाब क्षेत्र में मुख्य रूप से। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है झारखंड बनने से पहले? तो चूंकि ये तो बढ़ने की बात हुई है, लेकिन ये 17% है, 17%, क्योंकि इस एरिया में कम हमारा फॉरेस्टेशन था, फॉरेस्ट एरिया कम था, तो ओवरऑल 17%, 84 का ए। और टिस्को संयंत्र किसके पास है? टिस्को कहाँ है? तो टाटा नगर में, जमशेदपुर, तो डी। और 86 यूनेस्को द्वारा निम्नांकित में किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए, तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी, 86 का डी। और 87 नंबर क्वेश्चन में आइए, इधर आपका आनंद दुग्ध सहकारिता, निर्मल हृदय, सदाकत आश्रम, पवनार आश्रम। तो इसमें ये पूछा जाए उससे रिलेटेड संस्थापक जो पर्सनालिटी है उनका नाम देना है। तो आनंद दुग्ध सहकारिता बीजी कुरियन, एकदम सही है। निर्मल हृदय ये मदर टेरेसा, ये भी सुमेलित है। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदाकत आश्रम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहाँ विद्यापीठ हुआ था। सो मतलब कि उस समय जब अंग्रेजों की स्कूल छोड़ने की ये बात हो रही थी, तो इन जगहों पर कांग्रेसी संस्था द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देने की बात हुई थी, तो यहाँ पर विद्यापीठ भी स्थापित हुआ था, जिसके राजेंद्र प्रसाद, सदाकत आश्रम में ही विद्यापीठ आश्रम हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्राचार्य थे। तो सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पवनार विनोबा भावे। तो ये पूरी तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये ऑप्शन उस तरह से अरेंज है ए ऑप्शन में, तो 87 का ए हो गया। और फिर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान ट्रॉफी, सिसमहल ट्रॉफी, कमला नेहरू ट्रॉफी, राधा मोहन कप, और ये किस खेल से है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो है वेटलिफ्टिंग का है, सिसमहल ट्रॉफी जो है क्रिकेट का है, कमला नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल का है, राधा मोहन कप जो है वो पोलो का है। और इस तरह से 4, 1, 2, 3 होता है, 4, 1, 2, 3 आपका अरेंज्ड है ऑप्शन नंबर बी में। तो 88 का बी हो गया। अब 89 नंबर क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में, और सार्क की स्थापना हम लोग बात भी किए थे 1985 में। और सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं, और उसका अंतिम जो देश बना 8वां देश वो अफगानिस्तान। तो सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, और 8वां और अंतिम अफगानिस्तान। यहाँ क्वेश्चन क्या है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। अब 90 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ पर्सनालिटी है, उनका क्षेत्र दिया गया। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये भारतनाट्यम की है। वसीम जाफर, तो वसीम जाफर ये क्रिकेटर हैं। राजा रवि वर्मा ये चित्रकार हैं। और राहुल गांधी पॉलिटिशियन। तो बी, तो डी, तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी, और ये अरेंज्ड होता है ए ऑप्शन में। तो इसका ए होगा, इसका ए होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम, वसीम जाफर क्रिकेटर, राजा रवि वर्मा चित्रकारी का क्षेत्र, और राहुल गांधी राजनीति। तो ये आपका अरेंज होता है ए। 90 का ए हुआ। और फिर 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारत पेट्रोलियम संस्थान ये कौन कहाँ स्थित है? 4 इधर से सूची ए में और 4 उधर सूची बी में। लेकिन क्वेश्चन टफ करने के लिए आपका जो कूट है वो मात्र 3 पर कूट सजाया गया है। डी तो यहां रखा भी नहीं गया, ए बी सी में। तो इसमें एक कूट सही है आपका। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, भारतीय सिक्योरिटी प्रेस नासिक पुणे में है, और कांच और मिट्टी के बर्तन का ये जो है ये आपका कोलकाता में। तो इससे रिलेटेड जो संस्था है ये इन 3 जगहों पर। तो ए बी सी 1 2 3, ए बी सी का अरेंज हो रहा है 1 2 3, क्योंकि ऑप्शन 3 पर ही सेट किया गया है। तो कूट ए में हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ए बी सी का 1 2 3। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा जोड़ा सही है? तो बांदीपुर तमिलनाडु गलत है, बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस उत्तर प्रदेश गलत है, मानस जो है वो वन्य जीव विहार ये असम में है, रणथंभौर राजस्थान में ये सुमेलित है, और सिमलीपाल जो बिहार में है वो सिमलीपाल बिहार में नहीं है, उड़ीसा में है।
सिमलीपाल बिहार में नहीं, उड़ीसा में है। और तो इसमें सुमेलित कौन है, तो सी रणथंभौर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बीसीजी, आरआईजी, क्लोरोक्विन और पेनिसिलिन, ये सब किस रोग से रिलेटेड है, तो बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है, तो बीसीजी क्षय रोग, तो ए का 3, आरआईजी रेबीज का टीका है, आरआईजी रेबीज का तो 4, और क्लोरोक्विन जो दवा है ये अमीबिक डिसेंट्री या दस्त रोकने के लिए ये दवा है, दस्त रोकने वाला दवा है, तो क्लोरोक्विन हो गया। और डी जो है पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक है तो जीवाणु वृद्धि है, तो ये 2 हो गया। तो ऑप्शन हमारा होगा ए बी सी डी का क्रमशः होगा 3 4 1 2, और 3 4 1 2 बी पर, बी ऑप्शन में मैच्ड है 3 4 1 2, तो आंसर 93 का बी होगा। और 94 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहां स्थित है, तो राजीव गांधी के नाम पर विमानपत्तन कहां है, तो ये हैदराबाद। तो 94 का डी। और 95 नंबर है, मछलियों के लीवर से, यकृत से कौन सा चीज सबसे की तेल से किसकी प्रचुरता उसमें होती है, मछलियों के यकृत के लीवर के वाल में सबसे ज्यादा क्या रहता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, तो विटामिन डी, तो 95 का सी। और 96 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए और वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए नहीं, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये आंसर होगा। तो 96 का बी होगा। और 97 नंबर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ, यानी भारत में जितने आईआईटी हैं, 20 से ज्यादा आईआईटी हो गए हैं, तो उसमें भारत में जितने आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्था जितने खुले हैं, उसमें सबसे पहला कौन था, तो आईआईटी खड़गपुर। और आईआईटी खड़गपुर 1951 में ही खोला गया था, आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहला आईआईटी, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहला आईआईटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पहला कौन है, तो आईआईटी खड़गपुर, तो 97 का सी। और 98 नंबर क्वेश्चन में अर्जुन पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, अब ये कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, यानी खिलाड़ी को, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को, तो 3 हो गया। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा जगत के व्यक्तित्व को, तो ए बी का 1 हो गया। द्रोणाचार्य तो खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी ट्रेनर को दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य प्रशिक्षक 4 हो गया। और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में दिया जाता है, पत्रकार को दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए 2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बनेगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, और ये बी में अरेंज्ड है, इसलिए 98 का आंसर बी हो गया। और 99 नंबर क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है जंप बॉल, तो बास्केटबॉल से, तो 99 का सी हो गया। और 100वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट है, वो है मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहां पर है, ज्यादा मंदिर का गलियारा का मतलब ज्यादा मंदिर का सीरीज ऑफ टेम्पल्स कहां ज्यादा है, तो वो है रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु, सबसे साउथ में रामेश्वरम में सबसे लंबा मंदिर का गलियारा, तो 100 का आंसर डी होगा। और इस तरह से सेट नंबर 2 का जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देखा। फिर अगले सेट के जीएस क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।